नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जीवन कौशल के रिलेटेड जो हमने जीवन कौशल की थ्योरी वाला पोर्शन आपको कराया था, उसके लिए आज महत्वपूर्ण मैं 200 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर दिया हूं। तो जीवन कौशल प्राइमरी सुपर टेट का एक पार्ट होता है जहां से 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। उसके लिए मैंने थ्योरी वाला पोर्शन आपको करा दिया था और आज मैं मैराथन मतलब कि समझिए कि 200 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो जीवन कौशल के रिलेटेड होंगे उन प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा पहला प्रश्न जीवन कौशल के रिलेटेड। तो पहला प्रश्न आज काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर पहला करा कि एक शिक्षक वह है जो ऑप्शन नंबर ए उपयोगी सूचनाएं देता है, बी संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, सी विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है, डी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो विकल्प आपके सामने है, उत्तर आप चुन लीजिएगा। तो पहला प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी वाला विकल्प जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है एक शिक्षक। ठीक, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव डालता है का संबंध है। तो शिक्षण की जो अभिवृत्ति होती है, जो जिसके शिक्षण पर प्रभाव डालता है वह उसके शिक्षण पर प्रभाव डालता है, शिक्षण की अभिवृत्ति शिक्षक की, तो वो क्या होती है? तो वो होती है भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है दूसरा का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा पर। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि व्याख्या देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न या बाधा छात्र द्वारा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, ये चीज़ आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो देखिए, जब कोई आप पढ़ा रहे हैं और बाधा उत्पन्न कर रहा है बच्चा, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं? तो उस समय आपको जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए अभिप्रेरित करना है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग जो विकल्प दिया है उसके। तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 4 पर ये वाला प्रश्न देख चुके थे, ये वाला प्रश्न देखना था। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। आपको शिक्षण प्रक्रिया है, आपको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले क्या करते हैं जब आप शिक्षण प्रारंभ करते हैं तो कक्षा में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध किया जाता है, सबसे पहला कार्य होता है। तो पहले नंबर पर चौथा वाला होगा। उसके बाद जो बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है, यानी जो वर्तमान ज्ञान होता है उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, तो दूसरे नंबर पर पहला वाला आ जाएगा। तीसरे नंबर पर शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण और चौथे नंबर पर मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद जो आपका फीडबैक बच्चे का मिलता है उसके हिसाब से पुनः शिक्षण प्रक्रिया की जाती है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 4 नंबर पर शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, फिर उसके बाद वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण और उसके बाद मूल्यांकन और लास्ट में पुनः शिक्षण प्रक्रियाएं की जाती है। तो डी वाला विकल्प चौथा का सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षण द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय बिंदु को लिखने के लिए किया जाता है। तो सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है अगला, उसको देखते हैं। देखिए, इसको और छोटा करना पड़ेगा, अब आ जाएगा। अगला प्रश्न करा कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? वो कारण आपको बताना है जो कि संस्थानिक स्तर से जुड़ा है वो कारण। तो कौन सा कारण है? तो वह कारण कौन सा है? तो वह है कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का न होना, यानी कि ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। तो एक अनिवार्य पाठ्यक्रम होता है हमारे प्राथमिक स्तर पर जो कि बच्चे ज़्यादातर बच्चे जो है जो सरकारी कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, उसमें पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि उसमें अनिवार्य पाठ्यक्रम की व्यवस्था होती है और जिसमें कुछ बच्चे रुचि नहीं ले पाते हैं जिसके कारण वो विद्यालय छोड़ देते हैं। तो ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, ये जो कक्षा की भोली अवधारणाएं होती है उसको जानना हमारे लिए क्या होता है? तो शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायता करता है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से रखिएगा। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, देखिए फिर एक बार प्रश्न को पढ़िएगा। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, विकल्प आपके सामने है, और विद्यालय क्या करता है? तो वह करता है जो कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं। जो अलाभान्वित बच्चे होते हैं, लाभ जो नहीं प्राप्त कर पाते हैं विद्यालय के जो प्रतिबंधित वातावरण में, उनको दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए, ये विद्यालय का प्रतिबंधित वातावरण में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अध्यापक देखिए आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होगा? तो ये जो स्तर होता है ना, ये उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। 3 स्तर होते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और एक लास्ट वाला जो है उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये जो विरोध की भावना होती है, ये सब जितने भी धमकाने की भावनाएं होती है, गैंगस्टर की भावनाएं जो होती है, यह उत्तर परंपरागत स्तर में आता है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में वो व्यस्त रखती है अपने विद्यार्थियों को, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ये चीज़ सब जितने भी चीज़ करा रही है अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों से, यह सीखने के किस आयाम के अंतर्गत आता है? तो ये जितने भी आयाम करा रही है वह सामाजिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इसमें कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो सर्वाधिक गलतियां करते हैं जो बच्चे, और उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे विश्लेषण के अनुसार, ये चीज़ें आपको बताना है इसमें। तो देखिए, पहली चीज़ ध्यान में रखिए कि बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंता करने की आवश्यकता है, तभी तो बच्चे गलतियां कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे के
जो निष्पादन स्तर है वो कितना अच्छा है, कितना उसका परफॉर्मेंस स्तर है, उस पर उसका सहारा देने की मात्रा या जो प्रकार होते हैं वह प्रभाव डालता है या परिवर्तन करता है। यही चीज़ आपको बताता है उसके परफॉर्मेंस पर कि वो कितना सीखा है, कितना अभी बाकी है सीखने के लिए। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बच्चे का विकास अलग तरीके से होता है, इंडिविजुअल होता है, विभिन्न तरीके से होता है। तो ध्यान में रखिएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है किस तरह की? तो वह भूमिका किस तरह की होगी? सुविधाकर्ता के रूप में आप करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान की रचना करने की खुद ताकत होती है। तो सिर्फ आप उसको सुविधा के रूप में या सुविधा उसको उपलब्ध कराइए, बताइए, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के डैश डैश के बारे में चिंतित है। ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए, जो भी प्रश्न पत्र बनाया जाता है, और अगर वह प्रश्न पत्र अपने जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो बनाए गए प्रश्न पत्र होते हैं, अगर वो उसी की पूर्ति करता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाएगा? संपूर्ण विषय वस्तु को वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है, यानी कि वो इस बारे में चिंतित हैं कि जो संपूर्ण विषय वस्तु को उसमें सम्मिलित किया गया है या नहीं, इसके बारे में वह चिंतित है। तो बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो कौन सा अधिगम, निम्न में से अधिगम से संबंधित शिक्षक को प्रभावित करने वाला कारक है? तो वह कारक कौन सा है? विषय वस्तु में प्रवीणता हासिल करनी चाहिए एक अध्यापक को, तभी तो आप उसके अधिगम को प्रभावित करेंगे बच्चों के। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगला प्रश्न करा कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका किसको संकेत कर रही है? तो ये जो संकेत कर रहा है कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है अध्यापिका। ठीक, ध्यान रखिएगा, सभापति एक लिंग विशेष की तरफ संकेत करता है, और यहाँ पर सभाध्यक्ष एक लिंग को जो एक मुक्त भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है वह अध्यापिका के द्वारा किया जा रहा है। तो सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो कौन सा उद्देश्य इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो वह कौन सा उद्देश्य है इस क्षेत्र के साथ संबंधित है? तो वह है शिक्षा मनोविज्ञान। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले, और प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक ने निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो किसे सबसे महत्वपूर्ण और विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट और सुपर टेट में, तो ध्यान से रखिएगा बी वाला विकल्प। अब चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न करा कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश डैश के योग्य बनाती है। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश के योग्य बनाती है। ये किसके योग्य बनाती है? तो ये जो योग्य बनाती है वो बनाती है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के लिए बनाती है। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को
अध्ययन करना चाहिए। तो उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन जो दिया गया था, ये दिया गया है रूसो के द्वारा। फेमस इनकी परिभाषा है यह। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश डैश के रूप में देखना चाहिए। तो किसके रूप में देखना चाहिए? संसाधन के रूप में आप इसको देखिएगा, बहुभाषिका को। सीपरटेट सीटेट यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, ध्यान से रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अगला हमारा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है? तो किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है? तो वह माना जा सकता है किसे? तो वह विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, उसको माना जा सकता है। तो जो ए वाला विकल्प जो है सही होगा, इसका ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे अगला प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न करा कि दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना से अभिप्राय है। दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ना से अभिप्राय है, तो किससे अभिप्राय है? तो यह है अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। जब आप उसका गलत व्यवहार रहेगा तभी आप उसको दंड दीजिएगा। ठीक, ध्यान से रखिएगा। यहाँ पर दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना से अभिप्राय है, मतलब अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना, यानी उसका व्यवहार जो है अलग तरीके का है, फिर भी आप उसको जब दंड देते हैं तो वह उसको बिगाड़ने का कार्य करते हैं। इस वाक्य से इसका अभिप्राय पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है? वो कारण आपको बताना है। तो भाग जाने का कारण क्या है? वह है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव जो होता है, यही कारण होता है कि बच्चे भाग जाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगला, और अगला प्रश्न कह रहा है कि जन्मजात एवं अर्जित प्रेरकों के दो प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? तो जन्मजात एवं अर्जित प्रेरकों के दो प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? तो वह बताए गए हैं मैस्लो के द्वारा। था अब्राहम मैस्लो कौन है? ये वाले हैं, ए वाला विकल्प मैस्लो के द्वारा बताया गया। कौन कौन सा? एक जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं और एक अर्जित अभिप्रेरक होते हैं जो आपको वातावरण से मिलते हैं। ठीक, अगला है भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि प्रकार की कैसे अभिप्रेरक के रूप में आते हैं? तो भूख जो होती है, प्यास जो होती है, काम और निद्रा, ये जन्मजात होते हैं व्यक्ति के अंदर। ये सबसे पहले आवश्यकता इनकी होती है व्यक्ति के अंदर। तो टी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है कि राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो वो जो उसका आंतरिक रूप होता है, वो उसको पूरी तरह से विवश कर रहा है कि उसको हल करे। तो उसको किस रूप से आप जान सकते हैं? तो उसको हम किस रूप से? प्रेरक के रूप में जान सकते हैं। टी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न करा कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो किसके द्वारा संवर्धित कर सकता है एक शिक्षक? तो वह कर सकता है किसके द्वारा? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश डैश रूप से अभिप्रेरित है। तो यह किस रूप से अभिप्रेरित है? विद्यार्थी जो कि दाखिला लेने के लिए मेहनत कर रहा है। तो यह जो प्रेरित है, आंतरिक प्रेरणा उसके अंतर्गत है कि मुझे दाखिला लेना है, इसके लिए वह मेहनत कर रहा है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है?
तो वह कौन सा सिद्धांत समर्थन करता है, आप लोगों को बताना है। वह करता है मानवीय सिद्धांत, जो है मानवीय सिद्धांत इसको समर्थन करता है, मध्याह्न भोजन को। ठीक, अब चलते हैं आगे। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी जो होते हैं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी जो होते हैं वह विद्यार्थियों के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं उनको पुरस्कार की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, समझ लीजिए कि। तो डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न करा है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है, वो चीज़ को आपको बतानी है। तो उपलब्धि जो अभिप्रेरणा होती है वह चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति होती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि रुचि का संबंध है। रुचि का संबंध किससे है, तो रुचि का संबंध की अगर हम बात करें तो वह है अवधान से, ध्यान से। अगर आप जिस चीज़ पर ध्यान लगाएंगे, ध्यान, तो रुचि तभी आपकी रहेगी जब आप उस चीज़ पर ध्यान लगाएंगे। तो रुचि का संबंध सीधे सीधे समझिए कि ध्यान से है, अवधान से, जिसको कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। आंतरिक दशा नहीं है ध्यान को आकर्षित करने की, वो चीज़ आपको बतानी है। तो कौन सा नहीं है, तो उद्दीपक का स्थिति जो है वो नहीं है। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगला, और अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश डैश शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो वह है आवश्यकता। कभी कभी तो अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जा सकता है। जब तक व्यक्ति की आवश्यकता होगी नहीं वो क्रिया करेगा नहीं, और जब क्रिया करेगा नहीं तो वो अभिप्रेरित होगा नहीं अपनी आवश्यकता के प्रति। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ये उस समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है, वो किसकी तरफ प्रतिबिंबित करता है, वो चीज़ आपको बतानी है। तो वो किसकी तरफ करता है कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं के लिए भी प्रेरित किया जाता है या संकेतित करता है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न करा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है भैया। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो होती है वह होती है शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अगला प्रश्न है कि डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। वो कौन सा है, तो वह है विद्यार्थियों का प्रश्न पूछना जो है एक अभिप्रेरित का संकेत माना जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। राजेश अति लोलुप पाठक है। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो उसे किस रूप में आप सर्वाधिक रूप से वर्णित कर सकते हैं, तो देखिए जब वो खुद पढ़ने में रुचि ले रहा है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है कहने की, तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, समझिएगा कि। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो कौन सी शब्दावली प्रयोग किया जाता है, तो वह शब्दावली प्रयोग की जाती है कौन सी, आवश्यकता। मैंने पिछले प्रश्न में इसकी बात कर चुका हूँ, ध्यान से रखिएगा। सी वाला विकल्प आवश्यकता जो है सही हो जाएगा।
गा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो डैश डैश प्रेरणाएं जो अनुभूतियां हो के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। कौन सी संबोधित करती है? तो वह करती है भावनात्मक प्रक्रियाएं जो आपके अंदर होती है वो संबोधित करती है। आपकी भावनाओं से ही पता चल जाता है उस अनुभूति की जो आप संतुष्टि करती है, आपको जो आत्मा को आवश्यकता को भी कह सकते हैं। ठीक, तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषताएं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चे हैं उनके लिए सही नहीं है, वो चीज़ आपको बताना है। तो भी हमेशा सफल होते हैं ये कहना गलत चीज़ है, कोई भी हमेशा सफल नहीं होता है। ठीक, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगला, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो चलिए, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश डैश की आवश्यकता होती है। तो बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है वो चीज़ आपको बतानी है। तो किसकी आवश्यकता होती है? तो वह होती है बच्चों को अभिप्रेरित करना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो ये थे इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न जिसको मैंने पार्ट 1 में जीवन कौशल के प्रैक्टिस सेट में आपको करा दिया हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो दूसरा पार्ट होगा वो जल्दी आपको लोगों के लिए आएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।